हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बाय नरेश में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस पे, अर्थात भौतिक विज्ञान के जो जनरल साइंस पे बात करेंगे और ये पार्ट नंबर आज हमारा 3 है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं जिनमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और उनके एक्सप्लेनेशन भी किए हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं दिए हैं देखें तो उनकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो आज जो है हम सुपर 10 क्वेश्चंस पे बात करेंगे, तो जिसका पहला क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो पहला क्वेश्चंस क्या है कि निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसको किया जाता है? गीगर मूलक गुणक को, पायरोमीटर को, नीद्रो वायुदाब मापी को और सिस्मोग्राफ को किसको प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की ओर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे आंसर इसका डी हो जाता था। सिस्मोग्राफ को जो है भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके बात करते हैं कि सिस्मोग्राफ होता क्या है। तो साधारण शब्दों में अगर बात करें भूकंप की, तो साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। अगर बात करें जो हमारा ग्राफ था, तो भूकंप का पता लगाने और मापने वाले मापक यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है, अर्थात तो रक्त दाब को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दिया है जैसे टैकोमीटर है, और स्फीनोमीटर है, एक्टीमीटर है, बैरोमीटर। तो यहाँ पे अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? बी वाला, अर्थात तो स्फिग्नो मैनोमीटर जो होता है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं? रक्तदाब को नापते हैं। बात करते हैं इस उपकरण के विषय में, तो यहाँ पे इस उपकरण को क्या कहते हैं? अर्थात रक्त चाप मापी या सिग्नो मैग्नोमीटर, या इसको हम बीपी मशीन भी कह सकते हैं। यह रक्तचाप को मापने के लिए एक उपकरण है जिसमें साधारणतः एक स्फीत युक्त रबड़ कप होता है जो हाथ पर लगाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, और एक मापन उपकरण में पार्श्व में पारा के एक स्तंभ से जुड़ा होता है, जैसे कि इस पास में आप देख रहे हैं एक पारा से जुड़ा होता है, जिससे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के निर्धारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने काफ़ी जगह इसको देखा भी होगा, रक्तदाब को कैसे नापा जाता है, अर्थात तो बीपी मशीन आपने देखा होगा जिससे रक्तदाब या ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पे, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, क्या है? अर्थात वह किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? आपने स्टेथोस्कोप देखा होगा। तो व्यतिकरण पर आधारित होता है, परावर्तन पर आधारित होता है, अपवर्तन पर आधारित होता है, या ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण पर आधारित होता है। ये किसके ऊपर आधारित होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के ऊपर ये आधारित होता है। इसके अगर हम एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाता है? आपका डॉक्टर आपके दिल की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करेगा। आपके दिल के कपाट बंद होने से लब डब की आवाज आती है। डॉक्टर आपके हृदय और वाल्व के स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं और उन ध्वनियों को सुनकर आपके हृदय की गति और लय सुन सकते हैं। 1816 में फ्रांस में इसका आविष्कार किया गया था। स्टेथोस्कोप एक पशु या मानव शरीर की आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए एक चिकित्सा उपकरण है। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने चित्र भी बना दिया है स्टेथोस्कोप की। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आप यहाँ पे रेड कलर के सब्सक्राइब पे जैसे आप क्लिक करते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद ऑल बेल को भी आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। इसके बाद आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके सामने काफ़ी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जहां से आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप हमारे चैनल पे जाने के लिए लोगो पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे आपके सामने एक इस प्रकार से हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा ऊपर की ओर जैसे स्क्रॉल करते हैं हमारा एक सेकंड चैनल आ जाता है, इसको भी आप क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और ऑल बेल को भी ऑन कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, जैसे
जैसे कि वीडियोस क्या हैं और प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हर प्रकार के अलग अलग प्लेलिस्ट को अलग अलग मैंने बनाया हुआ, जिनको आप यहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करता है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकरण की दर नापने में, या ऊर्जा नाश की दर नापने में। अर्थात तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसको नापने में प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसकी अगर हम बात करें क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, अर्थात तो वृद्धि दर नापने में किया जाता है। बात करते हैं कैसे दर नापता है। तो यहाँ पे आप चित्र में जैसे देख सकते हैं, पेड़ है, एक छोटा पेड़ है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा है। तो इस प्रकार से इसकी जो दर नापने के लिए जो होता है उसे ऑक्जेनोमीटर कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखते हैं तो ऑक्जेनोमीटर का उपयोग पौधे के अंग की लंबाई में वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, व्यास आदि में वृद्धि को मापकर वृद्धि को मापा जाता है। ऑक्जेनोमीटर दो प्रकार के होते हैं, यानी आर्क ऑक्जेनोमीटर और फेकर का ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के ऑक्जेनोमीटर हो जाते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। अर्थात ध्वनि की जो तीव्रता है उसको किससे नापी जाती है? क्रोनोमीटर की सहायता से, एनीमोमीटर की सहायता से, आइडियोफोन की या आइडियोमीटर की सहायता से। किसकी सहायता से मेजर किया जाता है ध्वनि? तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे डी, अर्थात आइडियोमीटर की सहायता से ध्वनि की तीव्रता मेजर की जाती है। समझते हैं इसके विषय में कि कैसे क्या मेजरमेंट होता है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि आइडियोमीटर जो है एक उपकरण है जिसकी सहायता से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अपने 30 पेटेंट आविष्कार में से बेल ने ऑडियोमीटर बनाया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बच्चों सहित सैकड़ों लोगों की सुनने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया। इस उपकरण का उपयोग आज भी यह मापने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति कितनी अच्छी तरह से सुन सकता है। यहाँ पे आप पास में भी देख सकते हैं कि जब कोई साउंड या कोई लाउड स्पीकर बजता है तो वहाँ से ध्वनि निकलती है। वो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो हमारे कानों पे पड़ती हैं। तो उसकी तीव्रता क्या होती है? उस तीव्रता को डीबी के आधार डेसिबल जो होती है इसकी इकाई होती है, और इसको एक उपकरण की सहायता से मेजर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। अब दूध जो होता है उसका आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? हाइड्रोमीटर से, ब्यूटीरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। किसके सहायता से नापा जाता है? तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर्स की ओर बढ़ते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, सी वाला, लैक्टोमीटर की सहायता से दूध में जो होते हैं आपेक्षिक घनत्व को मेजर किया जाता है। देखते हैं क्या होता है आपेक्षिक घनत्व। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बात करें तो आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान बटे बराबर आयतन के पानी का द्रव्यमान। इसका कोई मात्रक नहीं होता या एक शुद्ध इकाई होती है। अर्थात इसमें ये देखते हैं कि कितने पानी में कितना दूध हमारा मिक्स है। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक अच्छे किस्म के गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.030 होना चाहिए, यानी इसका लैक्टोमीटर नंबर कितना होगा? 30 होना चाहिए। पूरे वर्ष मौसमी परिवर्तनों के साथ दूध का घनत्व 1.025 से 1.035 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच उतार चढ़ाव करता है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्मियों में उच्च घनत्व और सर्दियों में कम होता है। अर्थात तो दूध का जो लैक्टोमीटर होता है वो जाड़ों में क्या होता है? कम पाया जाता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? दूर की वस्तुएं, पास की वस्तुएं, छोटी वस्तुएं, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। किसके मेजर में किया जाता है? तो यहाँ पे अगर हम इसके करेक्ट आंसर्स की ओर बढ़ते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं डी वाला था, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप का। कुछ इस पे अगर हम फैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम उन सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा कर देख सकते हैं जिन्हें साधारण
उपकरण आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसका उद्देश्य सूक्ष्म जीवी संसार का अध्ययन करना है। विज्ञान की इस शाखा का जीव विज्ञान में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार करने का सबसे पहले प्रयास विश्व विख्यात वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था, लेकिन वे सफल ना हो सके। सफल माइक्रोस्कोप सन 1590 में जैचेरियस जेनसन नामक व्यक्ति ने बनाया था, यह का आविष्कार माना जाता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी से काफ़ी छोटी वस्तुओं को पास में रखकर देखा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, समय मापक विज्ञान है। समय मापक जो विज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है? हारोलॉजी कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, टोमोग्राफी कहा जाता है, हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आप इसके अगर करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ए अर्थात हारोलॉजी कहा जाता है। तो बात करते हैं कि हारोलॉजी क्या होता है। तो इसके अगर एक्सप्लेनेशन पे हम बात करते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि हारोलॉजी समय की माप का अध्ययन है। घड़ियाँ, धूप घड़ी, घंटे का चश्मा और ग्लिप्सडा, टाइमर, टाइम रिकॉर्डर, समुद्री क्रोनोमीटर और परमाणु घड़ियां समय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के सभी उदाहरण हैं। वर्तमान उपयोग में हारोलॉजी मुख्य रूप से मैकेनिकल टाइम कीपिंग डिवाइसेस के अध्ययन को संदर्भित करता है, जबकि क्रोनोमेट्री में अधिक व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है 9 नंबर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्समीटर, अल्टीमीटर। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर की ओर हम देखते हैं तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाता है और करेक्ट आंसर सी है, अर्थात लक्समीटर की सहायता से प्रकाश की तीव्रता को नापा जाता है। देखते हैं कि लक्समीटर क्या होता है। तो फोटोग्राफी में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लक्स मीटर या लाइट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। डिजिटल और एनालॉग सर्किट से लैस एक लक्स मीटर फोटोग्राफर को फोटोग्राफी के लिए उचित एक्सपोजर निर्धारित करने की अनुमति देता है। तो प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको कैसे नापा जाता है? वो लक्स मीटर की सहायता से नापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपने धारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए, अर्थात ये जो बैग होता है उसको चलाने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यह निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो बैग है ट्रॉली बैग, तो उसको शुरू में जितना बल आप लगाते हैं उसका मान ज़्यादा होता है जब वो चल रही होती उस समय जो आप बल लगाते हैं। तो इसमें कौन सा नियम होगा? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या न्यूटन का प्रथम नियम? यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाता है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन की ओर अगर देखते हैं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, अर्थात न्यूटन का प्रथम नियम जो है इसके लिए क्या है? उत्तरदायी है। तो समझते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है। तो अगर हम बात करें न्यूटन के नियम की, तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तीसरा नियम। प्रथम नियम होता है जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम होता है संवेग का नियम और तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रथम नियम को अगर हम समझें तो जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुंचाया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो आज हमने यहाँ पे काफ़ी डिटेल से चीज़ों को देखा, काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। और अगर आप हमारी सोशल लिंक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। फेसबुक की है, ट्विटर की है, इंस्टाग्राम की है और टेलीग्राम की। वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और मैं जैसे ही कोई नया वीडियो होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।